सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड विजुअल आर्ट्स मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा रिलेट उससे कर पा रहा था। मैं एक आर्किटेक्चर में अगर आप एक बिल्डिंग से रिलेट कर पाते हैं, बिल्डिंग को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो वो मेरे लिए बिल्कुल सही चुनाव था कि मैं एक ऑडिटोरियम यानी कि परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर और विजुअल आर्ट सेंटर, क्योंकि मैं मंडिया और सर्कल के अराउंड ही थिएटर करते हैं हम लोग। वहाँ पे त्रिवेणी भी है, श्री राम सेंटर भी है, कमानी ऑडिटोरियम है, सब है। तो मेरी केस स्टडीज भी मेजरली उन पे थी। तो उन सबको देखकर जीकर मुझे बहुत ज़्यादा इस बात की क्लैरिटी थी कि अगर मैं अपना जो थीसिस का प्रोजेक्ट है उसको सेंटर फॉर परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स में डालता हूँ तो मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें सबसे ज़्यादा काम आएगा और मैं एक बेटर प्रोडक्ट बना पाऊंगा एज एन आर्टिस्ट और एज एन आर्टिस्ट। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और एपिसोड में जिसका नाम है बातचीत। आज जिनसे हम आपको मिलाने जा रहे हैं उनका नाम है सागर शर्मा। सागर शून्य के साथ बहुत लंबे समय के साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही साथ वो आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहे हैं। सागर एक बेहतरीन कलाकार तो है ही, साथ ही में उन्होंने अभी अपनी जो है आर्किटेक्चर की पढ़ाई पूरी करी है और उसी पढ़ाई के अंत में उनका एक प्रोजेक्ट होता है और उसी प्रोजेक्ट में उन्होंने अपनी आर्किटेक्चर की पढ़ाई और थिएटर की जो शिक्षा है उसको इतने खूबसूरत तरीके से जोड़ा है। आज हम उसी पर बातचीत करना चाहेंगे। सागर, स्वागत है आपका हमारे साथ। और सबसे पहले तो आपको बधाई कि आप अपनी आर्किटेक्चर की पढ़ाई जो है पूरी करने जा रहे हैं। थैंक यू। सबसे ये बहुत जरूरी बात है। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने आर्किटेक्चर की पढ़ाई ही क्यों चुनी? आर्किटेक्चर की पढ़ाई चूज करने का एक रीज़न था कि मुझे एक्चुअली 12th के बाद सबके पास जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं मेजरली उनके पास एक चॉइस होती है कि आप एक बहुत ही चलने वाली प्रथा चलती आ रही है कि आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। पर मैं बहुत शुरुआत से ही मुझे पता था कि मैं ये सब नहीं करना चाहता और कुछ क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहता हूँ। तो मैंने सोचा कि किस तरीके से मैं साइंस की फील्ड में रहते हुए भी कुछ क्रिएटिव कर सकूँ। तो साइंस और जब आर्ट को मिलाते हैं तो वो आर्किटेक्चर एक फील्ड ऐसी है जिसमें क्रिएटिव स्कोप भी होता है, साइंस का यूज भी होता है और आप उन दोनों का कोलैबोरेशन करके अच्छा मतलब कुछ क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो 12वीं के बाद आर्किटेक्चर की पढ़ाई चुनना बहुत ही कम बच्चे इस चीज को समझ पाते हैं कि वो इस तरफ जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप थिएटर से किस प्रकार जुड़े? थिएटर से भी वही बात है, 12वीं के बाद मैंने दोनों चीज़ें स्टार्ट करी पैरेलली। मुझे आर्किटेक्चर करते हुए आज 5वां साल है, लेकिन थिएटर करते हुए 6ठा साल है। मैंने 1 साल पहले अपनी पढ़ाई से थिएटर शुरू किया था। वही रीज़न था सेम कि क्रिएटिव फील्ड के अंदर मुझे, क्योंकि मैं क्रिएटिव प्रकृति का इंसान हूँ, मुझे कुछ क्रिएट करने का ऐसा लगता था कि मैं कुछ रचना रचूँ। तो वैसे ही मैं जैसे साइंस और आर्ट को कोलैबोरेट करके आर्किटेक्चर किया, वैसे ही मैंने थिएटर का उससे पहले ही काफ़ी थिएटर स्टार्ट किया। मेरी बहुत रुचि थी थिएटर में, एक्टिंग में, किस तरीके से एक आप कैरेक्टर को जन्म देते हैं। तो वो सब समझने में, वो करने में मेरे को बहुत ही अच्छा लगता था। तो मैंने सीधा 12th क्लास के बाद मैंने सबसे पहले थिएटर किया, देन उसके कुछ समय बाद ही मैंने आर्किटेक्चर को ज्वाइन किया था एज अ डिग्री। तो जैसे कि हम समझ पा रहे हैं कि आपने थिएटर शुरू किया, फिर उसके 1 साल बाद आपने आर्किटेक्चर की पढ़ाई शुरू करी। तो इसमें जो शून्य जो एक संस्था है थिएटर की, उसका क्या योगदान रहा? क्या उनकी तरफ से आपको सपोर्ट मिला? जो शून्य की डायरेक्टर हैं डॉक्टर रमा यादव, तो उनके क्या इनपुट्स थे आपकी पढ़ाई को लेके, थिएटर को लेके कि इसको कैसे मैनेज किया जाए आपस में? मैं मानता हूँ कि दोनों फील्ड अपने अपने में बहुत अलग हैं, येट क्रिएटिव भी हैं। थिएटर का मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा योगदान ये है कि थेरेपी। एक आर्किटेक्चर की डिग्री करना बहुत ही टफ है। आप रात रात जग कर काम करते हैं, बहुत स्ट्रेस होता है। पर मेरे लिए पर्सनली अगर जैसे दिन में कॉलेज जाना, मेरा 9 to 5 कॉलेज होता था, लोगों का मतलब ऑफिस 9 to 5 होता है, ना 9 to 5 कॉलेज था। देन उसके बाद रिहर्सल फेज में जाता था मैं रिहर्सल करने, तो वो एक थेरेपी की तरह था। मेरे को जितना भी स्ट्रेस रिलीज होता था, मैं वहाँ पे बहुत कुछ सीखता था, नई नई चीज़ें सीखता था। एक
आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए थिएटर बहुत ज़रूरी मेरे को लगता है कि है। तो मेरे शुरुआती दिनों में मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने का जो सबसे बड़ा योगदान है, मैं शून्य थिएटर को ही दूँगा कि मेरी पर्सनैलिटी डेवलप हुई, मैं अलग-अलग लोगों से मिला, अलग-अलग तरह के आर्ट फॉर्म्स को जाना उनके थ्रू, और एक एज़ एन एक एक्टिंग को एज़ एन आर्ट फॉर्म जिया भी उनके साथ। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि जो शून्य की डायरेक्टर हैं डॉक्टर रमा यादव, वो इस बात पर बहुत बल देती हैं कि जो भी एक थिएटर आर्टिस्ट हो, जो भी स्टूडेंट थिएटर से जुड़े, वो अच्छी पढ़ाई अवश्य करे। जी। तो उनका क्या आपको इसमें सपोर्ट मिला? जी, बिल्कुल। रमा मैम ने ही मुझे बोला था कि आप कुछ इसमें आगे करिए, क्योंकि एज़ अ थिएटर आर्टिस्ट की लाइफ जो है बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। आपके किसी भी आर्टिस्ट की जैसे लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है। आपका सिंपल जो वेज होता है, आपको जो जीने के लिए चाहिए है, वो ज़रूरी नहीं है कि उसमें आपको मिल सके। तो उसके लिए एक पढ़ाई का बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। एंड आप जब पढ़ते लिखते हैं तो वही आपका एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। तो वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, आप अपने पैरों पे खुद खड़े रह सकें और एक आर्ट फॉर्म को जो अपने जीवन में चाहते हैं, आप उसको साथ में पैरेलली बैलेंस करके चल सकें। सागर जो है साथ ही साथ मैं देखता था थिएटर की रिहर्सल्स करना और इतनी कठिन पढ़ाई करना, वो साथ ही साथ रिहर्सल्स भी कर रहे थे, पढ़ाई भी कर रहे थे। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जो एक डिज़ाइनिंग जो थिएटर में एक नाटक को डिज़ाइन करते हुए देखते हैं, उसका कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक इमेज बनती है, और वो कहीं ना कहीं आपकी आर्किटेक्चर की पढ़ाई में भी उसने बहुत योगदान दिया होगा। तो मैं इसमें आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अब हम चलते हैं जो आपका जो ये फिफ्थ ईयर के एंड में जो आपका एक फाइनल प्रोजेक्ट होता है, जिसको आपको लास्ट में प्रेजेंट करना होता है, उस पर रिसर्च करनी होती है। तो आपका ये प्रोजेक्ट क्या है, पहली चीज, और दूसरी चीज कि इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? तो मेरा जो फिफ्थ ईयर का थीसिस का प्रोजेक्ट है वो सेंटर फॉर परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स है। सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड विजुअल आर्ट्स मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा रिलेट उससे कर पाता था। मैं एक आर्किटेक्चर में अगर आप एक बिल्डिंग से रिलेट कर पाते हैं, बिल्डिंग को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो वो मेरे लिए बिल्कुल सही चुनाव था कि मैं एक ऑडिटोरियम यानी कि परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर और विजुअल आर्ट सेंटर, क्योंकि मैं मंडी हाउस सर्कल के अराउंड ही थिएटर करते हैं हम लोग। वहाँ पे त्रिवेणी भी है, श्री राम सेंटर भी है, कमानी ऑडिटोरियम है, सब है। तो मेरी केस स्टडीज भी मेजरली उन पे थी। तो उन सबको देखकर जीकर मुझे बहुत ज़्यादा इस बात की क्लैरिटी थी कि अगर मैं अपना जो थीसिस का प्रोजेक्ट है उसको सेंटर फॉर परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स में डालता हूँ, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें सबसे ज़्यादा काम आएगा और मैं एक बेटर प्रोडक्ट बना पाऊंगा एज एन आर्टिस्ट और एज एन आर्किटेक्ट। तो इसमें देखने की बात यह है कि जो इन्होंने इतने साल थिएटर किया और साथ ही आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहे थे, तो जो इनका आखिरी का प्रोजेक्ट है वो इनकी थिएटर की डिसिप्लिन की पढ़ाई और दूसरी तरफ जो इन्होंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई करी, उसको मिलाकर इन्होंने एक प्रपोजल, एक थीसिस, एक डिजाइन बनाया, सेंटर फॉर परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। तो इसको अगर मैं सरल भाषा में बताऊं कि इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें इन्होंने प्रपोज किया कि मैं एक ऐसा परफॉर्मिंग आर्ट्स का सेंटर बनाऊंगा जिसमें लोग आकर रिहर्सल कर सकें और तरह तरह की क्रिएटिव चीजें हो सकें। तो नो डाउट जब एक थिएटर आर्टिस्ट जिसने आर्किटेक्चर की भी पढ़ाई करी हो, वो एक ऐसा प्रोजेक्ट का प्रपोजल दे जिसमें इन दोनों चीजों का मिलन हो, तो मुझे लगता है कि उससे शानदार प्रोजेक्ट कोई नहीं हो सकता। तो ये जो आपका प्रपोजल है सेंटर फॉर परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, इसके बारे में आप सरल भाषा में हमारे सुनने वालों, देखने वालों को बताएं। सबसे पहले इसका मोटिव था चंडीगढ़ में इसको बनाना। मेरा जो साइट है वो चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ सेक्टर 42 में। तो इसको बनाने का जो मोटिव था, मेरे थिएटर की स्टडीज़ को और आर्किटेक्चर को दोनों को जोड़ना था। और इसको मैंने किस तरीके से डिज़ाइन किया, इसका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट इसका जो नाट्य शास्त्र में नवरस थ्योरी है उससे इंस्पायर्ड है। नवरस थ्योरी जो नहीं जानते, 9 इमोशंस होते हैं जिनके ऊपर एक एक्टर परफॉर्म करता है, उनको साधता है सारी जिंदगी, और हम लोग सब जो रिएक्ट करते हैं वो उन्हीं का मिश्रण होता है। तो एक बिल्डिंग को नवरस के साथ जोड़ना
एक चैलेंज था। तो बिल्डिंग, तो मैंने उस जो हमारी जो साइट थी चंडीगढ़ पे, उसके सेंटर में प्लाजा एक क्रिएट किया मैंने, एक सेंट्रल प्लाजा, सर्कुलर सेंट्रल प्लाजा, जिसके अंदर मैंने 9 रसों को इनकॉर्पोरेट किया। देन उनके साथ उनसे एक्सट्रूड होती हुई बिल्डिंग्स आती जो अलग अलग सेक्शंस और अलग अलग यूजेस को डिफाइन करती है इस एक पर्टिकुलर साइट पे। इसको बनाते हुए मेरे ध्यान में मेरे को, क्योंकि मैंने जब देखा है, क्योंकि मैंने केस स्टडी की थी, मैंने हर जगह देखा कि कौन सी जगह कहाँ कमी है, कहाँ मैं सुधार कर सकता हूँ, कहाँ मैं एडिशन कर सकता हूँ, कहाँ मैं सब्ट्रैक्शन कर सकता हूँ। तो मेरे विजन में ऐसा था कि अगर मैं चंडीगढ़ में बना रहा हूँ, यहाँ पे चंडीगढ़ में एक काफ़ी पुराना थिएटर है, टैगोर ऑडिटोरियम, तो मेरे को चंडीगढ़ की रिस्पेक्ट भी करना है एज एन आर्किटेक्ट, और मेरे अपने एक्सपीरियंस को भी उसके अंदर ढंग से इंकॉर्पोरेट करना है। तो मेरे विजन में बहुत क्लियर था कि मैं अगर सेंटर फॉर परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स बना रहा हूँ तो उसके अंदर एक ऐसा ऑडिटोरियम होना चाहिए जो आर्टिस्ट के लिए बहुत फेवरेबल हो, जो आर्टिस्ट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हो। मेरी जो आप डिसर्टेशन देखेंगे वो भी इस पे था कि एक बैक स्टेज में क्या होता है, एक आर्टिस्ट का क्या एक्सपीरियंस रहता है जिससे एक आर्किटेक्चर बेटर हो सकता है। तो मेजर जो पार्ट था मेरा थीसिस का वो ऑडिटोरियम था। ऑडिटोरियम का बैक स्टेज का रिलेशन था कि मैं एज एन आर्टिस्ट अगर मैं वहाँ पे बैक स्टेज में हूँ तो मुझे क्या क्या चाहिए हो सकता है, कितनी वास्ट वेराइटी में मेरे को स्पेसेस डिज़ाइन करनी पड़ेंगी ताकि जो मेरा यूज़र है वो उस चीज़ को समझ सके, या उस चीज़ को समझ सके और उस चीज़ का फ़ायदा उठा सके कि हाँ ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आर्टिस्टों को ध्यान में रख के बनाया गया है। इसमें आपको एक कैफेटेरिया है, आपका एडमिन होता है, ये जो सेंट्रल प्लाजा है नवरस का, वो आपका सेंटर में है उसके शांत रस, जो हम वाइट कलर से डिनोट करते हैं। तो वो जो शांत रस है उसको मैंने एक ओपन एयर थिएटर की तरह से डिज़ाइन किया है कि एक ओपन एयर थिएटर है बिल्कुल सेंटर ऑफ द प्रोजेक्ट। तो बहुत बहुत अच्छा वो लुक देता है आपको, जो वो वाइट कलर में होगा। देन उसके सराउंडिंग में थोड़ा ग्रीनरी, देन थोड़ा उसके सराउंडिंग में पेडिस्ट्रियन, देन उससे, क्योंकि एक सर्कुलर फॉर्म है जो सेंट्रल प्लाजा का है, तो उसमें 8 पार्ट्स हैं, 8 पार्ट्स, क्योंकि 9 इमोशंस है तो मैंने 8 पार्ट्स क्रिएट करे। उन सबके थ्रू पेडिस्ट्रियन जाता है आपका, आप चल सकते हैं, पूरा घूम सकते हैं, और उन 8 के 8 पार्ट्स को मैंने प्लाजा, डिफरेंट यूनिक अलग अलग प्लाजा बनाने की कोशिश की गई है जो आपस में तो इंटर रिलेटेड है ही। एक पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को एक सेंटर ओपन कोर्टयार्ड या एक ओपन पार्ट देते हैं जिससे कि हमारे जनरल पब्लिक, आर्टिस्ट, डिफरेंट सिटीज के परफॉर्मर्स सब आके वहाँ पे उस जगह को सेलिब्रेट कर सकें। तो अलग अलग रस हैं, अलग अलग रसों के थ्रू पेडेस्ट्रियन जाता है, और अलग अलग रस जहाँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो उन रसों के जो शेप है उससे एक्सट्रूड होता हुआ बिल्डिंग है, तो जैसा जैसा बिल्डिंग है वैसा वैसा उस रस को मैंने यूज केस दिया। कैसे कि अगर एक ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम के पीछे 2 रस के पार्ट्स हैं जो मैंने डिजाइन किए हैं, तो उनके अंदर रिहर्सल स्पेसेस हैं, हमने परगोला लगाया, उसके अंदर स्टैचूज लगाया, और देन उसको रिहर्सल स्पेस दिया, एक ओपन रिहर्सल स्पेस। हम देखते हैं मंडी हाउस में, मैंने देखा था कि मंडी हाउस में जो रिहर्सल स्पेसेस है वो बहुत कम है, या कहीं की भी बात करें। मैं चाहता था कि मैं अपने आर्ट फॉर्म को ढंग से आप सबको बता सकूं कि इस आर्ट फॉर्म की रिक्वायरमेंट ये होती है, ताकि आर्किटेक्ट्स भी, मैं चाहता था कि मैं दोनों कम्युनिटी के अंदर जिनसे मैं बिलोंग करता हूँ उनमें कुछ योगदान कर सकूं। तो अलग अलग पार्ट्स अलग अलग चीज़ों को जोड़ रहे थे। एग्जीबिशन के साथ स्कल्पचर कोर्ट था, कैफे के साथ कैफे स्पेस था या कियोस्क थे, और स्टूडियोज के साथ रिहर्सल स्पेसेस थे। तो इस तरीके से मैं चाहता था कि मैं ओपन कोर्टयार्ड और ओपन प्लेसेस, ओपन प्लाजास को नवरस के साथ जोड़ के जनरल पब्लिक तक भी पहुंचा सकूं कि नवरस क्या होते हैं, उनके कलर क्या होते हैं, उनको फील कैसे करते हैं, और जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनको भी कैटर कर सकूं इन अ वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ताकि आर्किटेक्ट भी इस प्रोजेक्ट को देख के समझे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है एक आर्टिस्ट की, और हम जनरल पब्लिक जो जाए वहाँ पे वो भी इस बात को समझ सके या उनसे साथ कनेक्ट कर सके। दो कम्युनिटी का जो कोलिजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आर्किटेक्चर के अंदर, उसको सेलिब्रेट करने के लिए। तो ये एक बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट है, मुझे लगता है कि इनमें आप देखेंगे, जो मैं इसकी एक विजन बना पाया अपने दिमाग में, कि जहाँ एक तरफ ये थिएटर की पढ़ाई कर रहे थे, जहाँ इन्होंने 9 रसों के बारे में सीखा, वहीं दूसरी तरफ ये बिल्डिंग्स के डिजाइन्स, उनकी क्या आर्किटेक्चर होता है और उनमें किस तरीके का झुकाव दें तो बिल्डिंग किस तरीके से निकलती है। तो इन दोनों चीजों को जोड़कर, यानी कि 9 रसों और बिल्डिंग के डिजाइन्स को जोड़कर आपने एक सेंटर फॉर परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स बनाया, जिसमें 9 के 9 रस, अगर एज अ ऑडियंस में उसमें जाऊं तो मैं हर एक कोने में
हर एक रस को महसूस और देख सकता हूँ। बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया कि बीच में जो है शांत रस, अगर मैं उस परफॉर्मिंग आर्ट्स की जो बिल्डिंग है उसके बीच में खड़ा हूँ, तो कुछ ऐसा वहां पर आपने रचा है अपने आर्किटेक्ट के डिजाइन से कि मुझे वहां एक शांत रस की अनुभूति होगी। जी। और उन्हीं में से निकलते हुए 8 कॉरिडोर्स हैं, जिनमें से मैं अलग अलग कॉरिडोर में जाऊंगा। तो मानिए मैं किसी एक कॉरिडोर में जाता हूँ, तो वो इस तरीके से आपने उसको डिजाइन किया कि वहां जाके मान लीजिए मुझे श्रृंगार रस की अनुभूति हो सकती है। मैं इसमें आपको बताता हूँ कि इस चीज को कैसे अचीव किया जाए। ये सुनने में प्लाजा, थोड़ा इसके बाद आप किसी मतलब एक आर्किटेक्चर थी, तो सारे जो मैंने आपको बताया वो आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स थे कि किस तरीके से वो डिवीजन हुआ। डिवीजन के बाद मैंने एक्सट्रूड किया, फिर बिल्डिंग को प्लेस किया। ये बिल्डिंग प्लेस करना एक अलग बात है, लेकिन अब क्योंकि कॉन्सेप्ट मेरा नवरस का है, तो वो मैंने ऑडिटोरियम में तो किया। मेरे एज एन आर्टिस्ट मेरा जो एक्सपीरियंस था, मैंने ऑडिटोरियम में इनकॉर्पोरेट किया, उसका बैक स्टेज बहुत अच्छा बनाया डिसर्टेशन के फॉलो करते हुए। देन अब मेरे को जो प्लाजा है, प्लाजा की बड़ी जिम्मेदारी थी कि इसको किस तरीके से मैं जनरल पब्लिक तक पहुंचा सकूं। तो उसके लिए जो मैंने पहले मेंशन किया कि मैं शांत रस को सफेद रंग से दिखाना चाहे, तो अलग अलग रसों के अलग अलग रंग होते हैं। तो मैंने जो आपको बताए थे, जो 8 सेक्टर्स हैं या 8 प्लेसेस हैं, 8 चंक्स ऑफ लैंड है जो बेसिकली, उनको अलग अलग प्लाजाज में या अलग अलग यूज केसेस में डिवाइड किया। लेकिन वहां पे अगर रस को दिखाना है या दर्शाना है जनरल पब्लिक को और उनके साथ का कनेक्शन क्रिएट करना है, तो उस कलर थ्योरी को मैंने फॉलो किया जो नवरस के थ्रू से नवरस से इंस्पायर्ड है। जैसे कि अगर श्रृंगार रस है तो एक लाइट ग्रीन कलर होता है। करुण रस जो होता है आपका, उसमें ग्रे कलर का इस्तेमाल किया जाता है। विभत्स जो रस होता है उसके अंदर डार्क ब्लू कलर का यूज होता है। तो उस कलर का इस्तेमाल करके मैंने उस पर्टिकुलर चंक ऑफ लैंड का जो पेडेस्ट्रियन कलर है वो चेंज किया, और हर उस चंक ऑफ लैंड के अंदर एक ऐसा प्लाजा क्रिएट करने की कोशिश की जहाँ पे हम एक स्टैचू लगा सकें, ताकि उस चीज को डिनोट कर सके कि भाई ये जो जगह है ये इसकी है। जैसे तो कि इसमें जैसे सरल भाषा में, जैसे कि मान लीजिए मैं किसी कोर्ट में जाता हूँ, तो वहां पर मुझे उस रस का रंग और उस रस का स्टैचू देखने को मिलेगा जी, और उससे मुझे वो रस की अनुभूति होगी वहां पर। इस तरीके का कुछ आप बताइए। मेरा ये मानना है कि ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जो देखते हैं वो अपने अंदर अपना लेते हैं। तो इसलिए सबसे पहला जो मेरा स्टेप था वो यही था कि मैं उस चीज को वैसा कलर कर दूं, पेडेस्ट्रियन को कलर कर दूं, ताकि जब भी कोई वहां पे एंटर करे जनरल, तो वो उस चीज को लोकेट कर सके कि हाँ मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो इस कलर का पेडेस्ट्रियन है तो ऐसा होगा, मुझे ऐसा फील होगा। हास्य कोट, श्रृंगार कोट, ऐसे करके आपने ऐसे नाम दिए हैं, हास्य कोट, ऐसे नाम, श्रृंगार कोट, या आप ओएटी जो है व्हाइट कलर में जो आपका शांत रस वाला है ओएटी। तो हम अलग अलग तरीके से ऐसे नेमिंग करते हैं ताकि लोग उससे अपने रिलेट कर सके और उस प्लेस में कोलैबोरेट करके क्रिएट कर सके। तो जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे ऑडिटोरियम्स दिल्ली में भी हैं, दिल्ली के बाहर भी हैं, बहुत फेमस ऑडिटोरियम्स हैं। तो मुझे लगता है इस प्रोजेक्ट को बनाते समय आपने उनकी भी रिसर्च करी होगी, उनको भी देखा होगा। तो ये जो आपने जो ऑडिटोरियम बनाया है, ये जो हमारे कन्वेंशनल ऑडिटोरियम्स अभी प्रेजेंट है, उनमें आपको क्या कमी लगी और उनको आपने अपने प्रोजेक्ट में किस तरीके से पूरा किया? जी, मैंने जो स्टडी किया था, मैंने मंडी हाउस सर्कल में श्री राम सेंटर है, कमानी ऑडिटोरियम है, मैंने एनएसडी का ऑडिटोरियम भी देखा है, मैंने सब ऑडिटोरियम देखे हैं जो अलग अलग टाइमलाइंस में बने हैं। मतलब मेरे को इसमें कहते हुए कोई शक नहीं है कि इन्होंने एज एन एक्टर भी देखे और एज एन ऑडियंस भी देखे। तो ये जानते हैं कि एक्टर भी उस ऑडिटोरियम में क्या दिक्कतें फेस कर सकता है। जैसे कुछ जगहों में जो है कि लेफ्ट हैंड से एंट्री ही नहीं है कुछ छोटे ऑडिटोरियम्स में, तो उस तरीके से बदलते हैं। कुछ में क्या है कि ग्रीन रूम्स की आपस में कनेक्टिविटी नहीं है जी। तो ये सब आपने देखा होगा। तो इस पे थोड़ा विस्तार में बताएं कि आपके जो प्रोजेक्ट है, जो ये है आपकी थीसिस, जो इसमें आपने सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड विजुअल आर्ट्स के लिए किया है, इसमें आपने उस कमी को कैसे पूरा किया? जी देखिए, ऑडिटोरियम में एज एन आर्टिस्ट मैं जो सबसे ज्यादा इनोवेशन कर सकता था वो बैक स्टेज का एरिया था। अगर मैं जनरली डिफाइन करना चाहूँ आर्किटेक्चरली कि ऑडिटोरियम क्या होता है, तो ऑडिटोरियम में एक होता है हाउस एरिया जहाँ पे आपकी ऑडियंस आती है, एक स्टेज होता है एंड देन देयर इज अ बैक स्टेज। आपका जो हाउस एरिया होता है उसमें डिफरेंट लेवल्स होते हैं, कई बार बालकनी की दी जाती है, कई बार ऐसा नहीं होता। स्टेज होता है, स्टेज और हाउस एरिया का सिर्फ इतना रिलेशन होता है कि जो व्यूइंग एंगल्स होते हैं हमारे, कि अगर ऑडियंस किस
एक स्लोप होता है उस स्लोप पे अगर आप बैठे हैं तो वो आपका जो व्यूइंग एंगल है वो बिल्कुल परफेक्ट है, आप किसी भी परफॉर्मर को ढंग से देख सकें। तो बात आती है सारी बैक स्टेज की। मेरी रिसर्च जो बैक स्टेज है, जो मेरा एक्सपीरियंस है बैक स्टेज को लेकर, उससे मैं किस तरीके से मैंने आर्किटेक्चर और अपने एक्सपीरियंस को कनेक्ट करके एक ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करी है आर्किटेक्ट्स को भी और जनरली पब्लिक को भी या हमारे परफॉर्मर्स को, कि किस तरीके से वो उस स्पेस का सबसे मैक्सिमम यूज कर सकें। तो सबसे पहले मैं स्टेज से शुरू करूंगा, अगर आप माइंड मैपिंग थोड़ा करना चाहें तो, कि अगर आप स्टेज से लेफ्ट और राइट विंग्स में एग्जिट करते हैं तो ऐसा बहुत बार मैंने खुद फेस किया है कि मैंने डबल रोल किए हैं, तो अब मुझे कॉस्ट्यूम चेंज करना है जाके। अब मैं जाके अगर कॉस्ट्यूम चेंज करता हूँ तो वहाँ जनरली अंधेरा होता है, आप उस चीज को नहीं देख पाते कि कौन सा सामान क्या है। और जब, क्योंकि हमने बड़ी टीम्स में भी काम किया है, हमने हानूश में काम किया है, बहुत बहुत वास्ट काम किया है हमने थिएटर के अंदर, तो बहुत सारे प्रॉप्स होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल जैसे वो हमारा हानूश का अगर जो रोप है, जो हम रोप पहन के आ रहे थे, तो उसमें ये होता है कि रखी किसी ने और ले ली किसी ने और उठा किसी ने, तो वो बहुत एक एम्बैरेसिंग है। मैं एक आर्टिस्ट के तौर पे हमें ये सिखाया जाता है कि हमें किसी भी स्थिति में किसी भी तरीके से परफॉर्म अपना बेस्ट करना है, और वो हम हमेशा करते हैं। लेकिन एक आर्किटेक्ट होने के साथ साथ मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं प्रॉब्लम्स कम कर सकूं। प्रॉब्लम सॉल्विंग आर्किटेक्चर में कुछ नहीं है। तो उसके लिए विंग से निकलते ही मैंने एक प्रॉप स्टोरेज इमेजिन किया। दोनों विंग्स में प्रॉप स्टोरेज इमेजिन किया। प्रॉप स्टोरेज कैसे? प्रॉप स्टोरेज अंधेरे में है, तो मैंने कुछ जो प्रपोज किया था चीजें कि हम रेडियम का इस्तेमाल करके नेम स्लिप लगा सकते हैं ताकि अंधेरे में सिंपल दिखे। ऐसा मैंने पृथ्वी थिएटर में मैंने पहली बार रेडियम स्लिप्स का इस्तेमाल देखा था, ताकि एक्टर को ये पता चल सके कि स्टेज कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ से खत्म हो रहा है। तो उसके बाद उससे भी इंस्पिरेशन कह सकते हैं, लेकिन मैंने रिसर्च से पहले की थी। पर तो रेडियम नेम स्लिप्स आपका होता है, और उस स्पेस को इस तरीके से डिजाइन करना, जनरली बहुत बार होता है कि हम विंग्स में जाते हैं एंड घूम के ऑडिटोरियम के अंदर हाउस एरिया से एंट्री करते हैं। तो उस स्पेस को इस तरीके से डिजाइन करना कि दोनों विंग्स में आप लेफ्ट एंड राइट अप जाओगे तो आपके पास ऐसा एक्सेस भी है कि आप वहां से सीधा ऑडिटोरियम के हाउस एरिया में आ सके, एंड आपके पास वही एक और एरिया है जहाँ पे आपने जो प्रॉप्स हैं वो स्टोरेज कर सके। तो मेजर परफॉर्मिंग का इशू है, तो इस तरीके से वो सॉल्व होता है। देन पीछे क्या क्या यूज केस होते हैं जो जनरली ऑडिटोरियम्स जो बनते हैं, या मैंने देखा है बहुत बार जो बनते हैं, ग्रीन रूम्स होते हैं, उसमें वॉशरूम्स होते हैं और बस, या आपका कुछ कंट्रोल रूम होता है जो जनरली होता है। तो इसमें मैंने इक्विपमेंट रूम, क्योंकि अगर एक प्रोजेक्ट में बना रहा हूँ तो मैं फ्यूचर का स्कोप को ध्यान रख के बनाऊंगा कि वो स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग जो जिसे कहते हैं उस तरीके उस अप्रोच में बनाने की कोशिश करूंगा कि उसमें अगर स्क्रीन लगानी लगे हमें तो स्क्रीन भी लग जाए, वो लग जाए। तो इक्विपमेंट रूम है, कॉस्ट्यूम वर्कशॉप है, ग्रीन रूम, मेल ग्रीन रूम और फीमेल ग्रीन रूम है, आपका स्टोरेज एरिया है। जो स्टोरेज एरिया बहुत बार या तो हम निगलेक्ट कर देते हैं या हम नहीं समझ पाते इस यूज केस को, कि बहुत से ट्रैवलिंग आर्टिस्ट आते हैं, अपने प्रॉप सब साथ लेके आते हैं। हम खुद गए हैं कितनी बार, कहीं ना कहीं गए, तो हमारे को उसको मैनेज करने में डिफिकल्टीज होती है काफी, तो उनके लिए स्टोरेज स्पेसेस है। देन उस ऑडिटोरियम से निकलते हुए ओपन स्पेस में, ऑडिटोरियम के लेफ्ट और राइट में भी स्पेसेस हैं, तो वहां पे कंस्ट्रक्शन एरिया, ये बात जो है मैंने श्रीराम सेंटर में देखी कि ओपन कंस्ट्रक्शन एरिया है, तो उसको इस तरीके से डिजाइन करना बैक स्टेज को कि कंस्ट्रक्ट हो, सेट हमारा जो भी प्ले है वो आए, बिल्डिंग के अंदर स्टोर हो, सीधा कनेक्शन है उसका स्टेज से, वहां पे परफॉर्मेंस खत्म हो और आप सीधा वहां से एग्जिट करके निकल जाए। तो और उस चीज को सबको एक प्लान की तरह देखा जाए तो वो एक बहुत ही बढ़िया एक सिंक्रोनाइजेशन है सब चीज का। अगर आपको सीधा ग्रीन रूम से वहां जाना है तो जा सकते हैं। एंड एक चीज जो लास्ट है, पेंट्री। कोई सोचता नहीं कि पीछे बैक स्टेज में पेंट्री का क्या यूज केस है, उल्टा, क्योंकि हमारे जो आर्किटेक्चर होता है उसमें एक वेट एरिया होता है, एक ड्राई एरिया होता है, उसका हम बहुत ध्यान रखना होता है। तो पेंट्री का यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम, क्योंकि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से था, मैं तो इसलिए आपको ये बताना चाहूंगा कि बस बहुत बार हुआ है कि कुछ ना कुछ गिर जाता है, कुछ खाते हुए कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, तो बीच में कुछ अड़चन ना आए, तो एक ऐसा भी मैंने पेंट्री भी प्रपोज किया। तो पेंट्री, इक्विपमेंट रूम, स्टोरेज, ग्रीन रूम्स, कॉस्ट्यूम वर्कशॉप और जो मेजर है प्रॉप स्टोरेज एरिया एंड उनके थ्रू का कनेक्शन, जो सर्कुलेशन, वो सबसे मेन है इस बिल्डिंग के अंदर। और ये मेरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से फाइनलाइज करता है इसके अंदर। सागर ने बहुत ही डिटेल में
वो चीज़ें बताई जो एक थिएटर आर्टिस्ट को नाटक करते समय दिक्कतें पेश आ सकती हैं। और नो डाउट ये मुझे भी कई बार जब हम नाटक कर रहे होते हैं तो हम अपनी एक प्रॉप रखते हैं विंग में, और विंग में स्टोरेज एरिया इस तरीके से कोई होता नहीं है, आपको कहीं साइड में कोने में छुपा के अपनी प्रॉप रखनी पड़ती है। और अक्सर ये होता है कि या तो आप जब उसको लेने पहुंचते हैं तो वहां वो होती नहीं है। हाँ। अगर मान लीजिए सबकी एक जैसी प्रॉप है तो किसी ने किसी की उठा ली। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि दोनों विंग्स में एक स्टोरेज एरिया हो जो कि एक एक्टर स्पेसिफिक अपना प्रॉप को उसमें रखे, वहां से सिंपली जाए उठाए। और जैसे आपने कहा कि ग्रीन रूम में एक पैंट्री एरिया बहुत जरूरी है। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमें कुछ लास्ट टाइम में जैसे हम कुछ करने जा रहे हैं तो कुछ चुन्नी यहाँ से अटकानी है या कहीं से कुछ फट गया तो उसके लिए कुछ स्टिच देना है। तो अगर हमारे बैक स्टेज में जैसे कॉस्ट्यूम वर्कशॉप आपने बताई जहाँ बेसिक कॉस्ट्यूम की चीजें ऑलरेडी हैं, सिलाई मशीन तक या कुछ प्रेस या कुछ उस तरीके की चीजें हैं, तो ये एक आर्टिस्ट के लिए और उसके स्किल को एनहांस करने के लिए बहुत जरूरी हो सकता है। तो ये तो बात रही ऑडिटोरियम की। तो ऑडिटोरियम के बाहर भी और इंटरेक्शन स्पेसेस हो सकती है, जैसे कि कैफेटेरिया। तो क्या एक ऑडिटोरियम का कैफेटेरिया एक नॉर्मल कैफेटेरिया से किस तरीके से अलग हो सकता है आपके हिसाब से, और क्या क्या चीजें हो सकती हैं? जैसे आपने बताया कि जो आपने ये सेंटर फॉर परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स का डिजाइन प्रपोज किया है, इसमें ओपन रिहर्सल स्पेसेस भी हैं। तो ये हालांकि ये देखने में नहीं मिलता है कि किसी भी ऑडिटोरियम में रिहर्सल स्पेस भी ओपन इस तरीके से दी गई हो। तो इसके अलावा ऑडिटोरियम के अलावा और क्या चीजें हो सकती हैं? मैंने जो प्रोजेक्ट में प्रपोज किया है उसके अलावा सबसे पहले मैं कैफेटेरिया वाली बात पे आता हूँ कि कैफेटेरिया जो है एक्चुअली एक पूरे प्रोजेक्ट के अंदर मैंने एक कैफेटेरिया दिया है। और जो प्रोजेक्ट है सेंटर फॉर परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, उसके अंदर हम जोनिंग करते हैं हमेशा। जब भी आर्किटेक्ट प्लानिंग शुरू करता है उसमें जोनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप किस यूज केस को किस यूज के साथ रखेंगे तो उनका जो बीच का रिलेशन है वो आपको बहुत अच्छे से मेंटेन हो सके। इसलिए जो सेंट्रल प्लाजा का फॉर्मेट था या डिजाइन था वो हर चीज को कैटर कर रहा था ताकि सब एक दूसरे की विसिनिटी में है और सब एक तरीके से यूज हो सकते हैं। लेकिन स्टिल एग्जीबिशन एरिया जो होता है और कैफेटेरिया जो होता है उनका जो वो उनको साथ साथ रखना बहुत जरूरी है। ऐसा बहुत बार होता है एग्जीबिशन में डिफरेंट तरीके की आर्ट एप्रिसिएशन पार्टीज होती हैं या कुछ होता है, तो उसमें बहुत जरूरी है कि कैफेटेरिया वहाँ से लिंक रहे। और ये एक जनरल प्लानिंग के लिए भी जरूरी होता है कि अगर आपके कॉम्प्लेक्स में कोई आता है और उसको सिर्फ कैफेटेरिया जाना है तो वो सीधा कैफेटेरिया जा सकता है। तो उसकी जो प्लेसमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कैफेटेरिया जो ब्लॉक है वो किधर रखना है। आपको एग्जीबिशन के पास भी रखना है, आपको एंट्री के भी पास रखना है और आपको प्लाजा से कनेक्टेड तो है। तो 3 से 4 डायरेक्शन में आप कैसे भी और कहीं से भी आ रहे हो तो उसका कनेक्शन जो है वो डायरेक्टली आपको कैफेटेरिया तक कनेक्ट कर सके। तो सबसे कैफेटेरिया जो ब्लॉक है वो आपको एडमिन ब्लॉक के जस्ट पीछे मिलेगा ताकि आपका एडमिनिस्ट्रेशन से आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो। और उसका जो एक उसके अंदर आप एक रास्ता जाता है जो आपका सीधा एग्जीबिशन के अंदर जाता है। तो जो प्रपोजल है उस प्रपोजल के अंदर कैफेटेरिया हो गया, ऑडिटोरियम हो गया, एग्जीबिशन ब्लॉक हो गया, रेजिडेंशियल ब्लॉक हो गया और स्टूडियो ब्लॉक हो गया। ये मैंने जो है प्रपोज करी। मुझे लगता है कि हर ऑडिटोरियम में या फिर ऐसे परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्पेस में छोटी परफॉर्मिंग स्पेसेस भी होनी चाहिए, जैसे कुछ छोटा स्टूडियो, क्योंकि हर कोई एक बड़ा ऑडिटोरियम लेकर उसको नहीं वहाँ करना चाहे। तो ऐसा भी इसमें कुछ ब्लैक बॉक्स स्टूडियो टाइप का कुछ आपने रखा? हाँ जी, हमारी पहली बात होती तो जो स्टूडियो हमारा ब्लॉक है, स्टूडियो ब्लॉक के ग्राउंड फ्लोर पे ब्लैक बॉक्स थिएटर है। जो ब्लैक बॉक्स थिएटर जनरली वो थिएटर होता है जिसमें आपको उस स्लोप की जरूरत नहीं पड़ती और वो आप मूवेबल सीटिंग्स होती हैं और आपका एक स्टेज होता है, परफॉर्मेंस स्पेस होती है। एंड सेम एग्जीबिशन जो हमारा ब्लॉक है उसके अंदर लेक्चर रूम भी होते हैं, क्योंकि लेक्चर रूम्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, बहुत सी चीज़ होती है। तो देन स्टूडियो जो ब्लॉक है, स्टूडियो ब्लॉक का जो मेन यूज केस है वो है आपका रिहर्सल्स। आप रिहर्सल्स के लिए आप स्टूडियोज हायर कर सकते हैं। सिर्फ परफॉर्मिंग आर्ट्स नहीं, मतलब परफॉर्मिंग आर्ट्स के जो मतलब सिर्फ एक्टिंग या थिएटर नहीं, डांस एंड म्यूजिक ऑल्सो। तो उसके अंदर म्यूजिक स्टूडियोज भी हैं, डांस स्टूडियोज भी हैं। आपका जो एग्जीबिशन ब्लॉक है उसके अंदर जो मॉडर्न डेज आपका विजुअल आर्ट्स है, प्रिंट मेकिंग है, एचिंग करते हैं, डिजिटल फोटोग्राफी है, वो सब भी है। एग्जीबिशन है, आर्ट गैलरीज हैं, वहाँ पे लाइब्रेरी भी है, आपको लेक्चर हॉल्स मिलते हैं, सेमिनार हॉल्स मिलते हैं।
देन एग्जीबिशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है जिसे BOH कहते हैं, बैक ऑफ हाउस। तो उसकी सर्कुलेशन पर बड़ा ध्यान देना होता है। उसी से ये डिफाइन होता है कि आपका जो भी आपके पास स्लॉट आता है वो कहाँ से जाके कैसे ट्रैवल करता है। एग्जीबिशन बिल्डिंग है, आपका स्टोरी बिल्डिंग है, देन रेजिडेंशियल। तो रेजिडेंशियल ब्लॉक का जब मैंने कॉन्सेप्ट था तो यही था कि ऐसा हमने भी बहुत एज अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हमने ट्रैवल किया है। तो जो ट्रैवलिंग आर्टिस्ट होते हैं उनको अकोमोडेशन के लिए बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ता है, या बहुत बार ऐसा होता है कि उनकी परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर की विसिनिटी में ऐसा कोई स्पेस ही नहीं है जहाँ पे आप रुक सको। तो उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक छोटा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स मैंने प्रपोज किया, जिसमें आप अगर आपका 20 जनों का ग्रुप है, क्योंकि हम जनरली हमारा 20 से 30 जनों का थिएटर ग्रुप है, तो सारा एक्सपीरियंस बेस्ड है मेरा, तो उसके उनकी जो है अकोमोडेशन बहुत सही से हो सके। और उसको प्लाजा के अंदर देना ही उसके अंदर बहुत सारी स्कोप ऐड करता है। आप कंटिन्यूसली आप प्लाजा भी इंजॉय कर सकते हैं, कंटिन्यूसली आप परफॉर्मिंग आर्ट्स के पास भी हैं, अपने परफॉर्मिंग थिएटर ऑडिटोरियम के पास भी हैं, एग्जीबिशन भी इंजॉय कर सकते हैं आप, सब कुछ उस चीज़ को। तो एक सेल्फ सस्टेनिंग सेंटर फॉर परफॉर्मिंग इन विजुअल आर्ट्स है कि आप अगर आप एक जनरल ऑडियंस हैं, आप एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, आप एक ट्रेवलिंग आर्टिस्ट हैं, आप जब वहाँ पे आएंगे आपको अपनापन फील होगा, आपको फील होगा कि आप कुछ नया सीख के जा रहे हैं, और आप आपस में कनेक्ट करके, जैसे कम्युनिटी का कोलिजन मैंने बात करी, वो एक नई कम्युनिटी का जन्म देता है, जिसमें आप कि जब एक जनरल ऑडियंस ग्रो करता है, समझ पाता है कि एक एक्टर क्या कर रहा है यहाँ पे, या किस तरीके से करता है। आपने बात की ओपन स्पेसेस की कि क्यों थी, तो एक रिहर्सल स्पेस ओपन है, एंड क्योंकि मैंने सोचा था इसको इमेजिन करते हुए कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ की बुकिंग भी नहीं अफोर्ड कर सकते एज एन आर्टिस्ट, तो इसको भी ध्यान में रखा था कि अगर एक ओपन स्पेस है तो उसको रिहर्सल की तरह यूज किया जा सके, उस प्लाजा को ओपन करके। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कैसे एक शून्य से जुड़े हुए कलाकार जो साथ ही साथ थिएटर का प्रशिक्षण कर रहे थे और आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहे थे, तो उन्होंने अपने फाइनल प्रोजेक्ट में कैसे इन दोनों कलाओं को जोड़कर एक अपना ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जिसमें थिएटर से जुड़ी जो उनकी एक्सपीरियंसेस हैं वो भी हैं, और आर्किटेक्चर की पढ़ाई जो है वो भी है। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि हमारे ग्रुप की जो एक खास बात ये है कि जो हमारी डायरेक्टर हैं, और सागर के साथ भी मैंने ये देखा कि शुरू में हर बच्चा जब 12th से आता है तो थोड़ा सा वो होता है कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। तो मुझे याद है जब ये 12th से आए थे तो इनकी काफ़ी लंबी बातचीत होती थी डॉक्टर रमा यादव से, तो उन्होंने इनको पढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रेरित किया, साथ ही साथ जो है नाटक से भी जोड़ के रखा। और ये साथ ही जो है कि देखिए बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप थिएटर और ये साथ में कर पाए, हर जगह पॉसिबल नहीं है, मगर एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना कि आप ग्रो कर सकें, आगे बढ़ सकें, ये बेहद जरूरी है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा सागर, इसको हम अंत की तरफ ही चल रहे हैं अब इस इंटरव्यू की, तो मुझे ये बहुत खुशी हुई देखकर कि कैसे एक पढ़े लिखे और बहुत ही गंभीर थिएटर आर्टिस्ट जिन्होंने ना कि 5 साल 6 साल 7 साल जो है थिएटर की सेवा करी, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई करी, और उसी थिएटर की कला को किस प्रकार से शायद से वो जो हमारे डायगोनल मूव्स हैं स्टेज के ऊपर, हमारी सेट डिजाइनिंग है, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग है, लाइट डिजाइनिंग है, कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में पीछे पीछे जो है एक इम्प्रेशन छोड़ती है। और वो जब आप जाकर एक थिएटर आर्टिस्ट एक बिल्डिंग बनाएगा तो इसमें कोई भी संदेह नहीं कि ये सब एलिमेंट्स जो थिएटर के हैं वो उसकी बिल्डिंग में भी और उसके डिजाइन आर्किटेक्चरल डिजाइन में भी जो है जरूर दिखाई देंगे। तो ये जो आपकी जो ये थीसिस है इसको आप किसको समर्पित है और इसमें किन किन का योगदान है, इसके साथ हम जो है इस बातचीत का अंत करेंगे कि किन का इनमें योगदान रहा, आप किन किन को देना चाहेंगे इसका श्रेय। जी, मैं ये जो थीसिस है मैंने जो डेडिकेट करी अपनी टीचर, अपने गुरु डॉक्टर रमा यादव को ही की है, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से मैं इतनी गहराई से इस आर्ट फॉर्म को समझ पाया, और उनके आशीर्वाद से ही मैं इस चीज़ में आगे बढ़ पाया इतना कि मैं इस थीसिस को मैं कंक्लूड कर सकूं। मैंने सब कुछ जो सीखा है थिएटर में वो असल में आपको लगता है कि आप एक टाइम के थ्रू जाते हैं, देन एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, लेकिन असल में एक गुरु का होना
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज़ को सीखने में। तो वो भले ही आर्किटेक्चर हो या थिएटर हो। तो ये कॉन्सेप्ट भी कि 9 रस का कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ तक पहुंचने के लिए भी मैं मानता हूँ कि मेरी मैम का योगदान है, कि क्योंकि उनकी टीचिंग्स हैं, आप रेगुलर टीचिंग्स जो हैं नाट्य शास्त्र के ऊपर और थ्योरीज ऑफ एक्टिंग के ऊपर, जिसके थ्रू मैं, आपने बिल्कुल सही तरीके से बताया कि ये मन की बात है सारी, मन ही मन में मेरी स्मृति में कहीं ना कहीं ये सब 6-7 साल जो चीज़ें घूमी हैं उन सब का रिजल्ट है। इसलिए इन सब का जो श्रेय है मैं मैम को देता हूँ कि उन्होंने ही मुझे बोला था कि आप जाके स्टडीज भी करिए और सिर्फ थिएटर नहीं करना, सब साथ में पढ़ाई भी करनी है, आपको ओवरऑल डेवलपमेंट में मेरा साथ दिया। और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें मैम को रेगुलरली सपोर्ट करती है, हर चीज़ करती है। और साथ ही में जो मेरे आर्किटेक्चर के गुरु रहे, आर्किटेक्चर के टीचर्स रहे, कॉलेज MBS स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, जो अब MBS कॉलेज हो गए हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ उनके सपोर्ट के लिए, ज्योति मैम के लिए, मेरी जो थीसिस गाइड थी आर्किटेक्ट प्रियंवदा भगत मैम के लिए, और मेरे सभी साथी के लिए, मेरे जो कॉलेज के फ्रेंड्स हैं जिन्होंने, जो मेरे को जानते हैं एज एन आर्टिस्ट भी जानते हैं, एज एन आर्किटेक्ट भी जानते हैं। तो ये देखिए, आज हम रूबरू हुए सागर से, सागर शर्मा, जो थिएटर के साथ साथ आर्किटेक्चर की भी पढ़ाई कर रहे थे। और अक्सर मैं थिएटर की दुनिया में देखता हूँ कि बच्चे, स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो थिएटर में इतना मग्न हो जाते हैं, या थिएटर सीखने की उनमें इतनी इच्छा होती है कि वो कुछ और पढ़ाई से उस तरीके से नहीं जुड़ पाते। तो इसमें ये जो मैं कहना चाहूंगा, जो हमने भी शून्य के साथ रहकर सीखा, कि थिएटर के साथ साथ अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा, एक अच्छा एनवायरनमेंट और एक अच्छी स्किल आपके अंदर डेवलप होना बहुत जरूरी है। और ये जो प्रोजेक्ट है सागर का, सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड विजुअल आर्ट्स, रसाभिव्यक्ति, व्हेन एन आर्टिस्ट बिल्ड्स व्हाट अ सिटी फॉरगॉट, जिसमें इन्होंने 9 रसों और अपनी आर्किटेक्चर की पढ़ाई को जोड़ा है। ये एक बेमिसाल उदाहरण है कि कैसे एक थिएटर आर्टिस्ट अपनी थिएटर की पढ़ाई को अपनी दूसरी स्किल्स के साथ जोड़कर किन चीजों को जो है अचीव कर सकता है। हम इसी के साथ आपका धन्यवाद करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि अगली बार आपको ऐसी ही किसी और शख्सियत से मिलवाएं, किसी और थिएटर स्टूडेंट, थिएटर आर्टिस्ट, थिएटर एंथुसियास्ट से हम आपको रूबरू कराएंगे, मिलवाएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया सागर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें अपना समय दिया और इतना बहुत ही अच्छी आपने प्रोजेक्ट बताई। और इसमें बीच में हम प्रोजेक्ट के मॉडल्स, प्रोजेक्ट के चार्ट्स भी आपको बताएंगे कि आप उसको समझ सके, देख सके, इमेजिन कर सके बेसिकली, क्योंकि एक आर्किटेक्ट का पर्सपेक्टिव आर्टिस्ट के पर्सपेक्टिव से मिला तो है, लेकिन जनरल ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।